हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे कहिए एटम्स के बारे में। और ये काफ़ी गैप के बाद एक शुरुआत होने जा रही है। और एटम्स बहुत पहले से आप पढ़ते आए हैं। एटम्स क्या हैं? एटम्स दीज आर स्मॉलेस्ट नोन पार्टिकल्स ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे अभी पहले था कहाँ तक, डाल्टन तक। तो एटम्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई एटम्स के, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानने की, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो कहाँ से मोटिवेशन मिला एटम्स के स्ट्रक्चर जानने का, या एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं ऐसे जानने का, इसकी हम बात करेंगे। हालांकि इससे पहले डाल्टन ने तो कह दिया था कि एटम्स क्या हैं, दीज आर स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। तो वहाँ तक का, लेकिन डाल्टन के बाद ये कहानी चलती आई और बाद में अब हम न्यूक्लियस के अंदर सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स ये भी हम जानते हैं, इनके बारे में बहुत सारे जानते हैं कि हम बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के। तो उनके बारे में भी आगे चल के बातें होंगी। लेकिन अभी जो हम उस पर थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से एटम्स के बारे में जानने की शुरुआत। तो आइए हम उधर चलें। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको जितने भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और वीडियोस को शेयर करिए, अपने सुझाव भेजा करिए, ताकि हम और भी अच्छे से आपके लिए कुछ काम कर सकें। तो यहाँ जो पॉइंट लिखे हुए हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रेज, पॉजिटिव रेज, इलेक्ट्रॉन, ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई आपस में जरूरी रिलेशन होगा, तभी ऐसा लिखा हुआ। तो इन्हीं से शुरुआत होती है कि आखिर ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है और ये नाम कहाँ से मिला, और इससे रिलेटेड और भी क्या स्टोरी है इसके बाद की और से पहले की। तो इसमें स्टोरी यही है कि कंडक्टिविटी, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज बहुत पहले हो चुकी थी 1600 समथिंग में। तो वो उसके बारे में बहुत सारी थियरीज डेवलप हो चुकी थी। और कंडक्टिविटीज़ मटेरियल्स की कंडक्टिविटीज़ के बारे में लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कोई मटेरियल नॉन कंडक्टिंग है तो क्यों है, कंडक्टिंग है तो क्यों है। इनके लिए साइंटिस्ट अपने एफर्ट लगा रहे थे कि कोई क्लू मिले जिससे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें कि आखिर कोई मटेरियल कम कंडक्टिंग, हाईली कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग क्यों होता है। गैसेस में, ऐसे ही गैसेस में से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कि नहीं, इस पर भी एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुए। क्योंकि इसके पीछे जो मोटिवेशन वो मिलता है वही कि जब कुछ थियरीज थी कि हाँ ये एयर भी कंडक्टिंग हो जाती है क्लाउड्स के बीच में अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में सुने होंगे, जिन्होंने क्लाउड्स के बीच में कंडक्टर डाल करके डिस्चार्ज करा करके दिखाया था। तो क्लाउड्स में क्या है, हाई डेंसिटी के साथ चार्जेस का एक्युमुलेशन हो जाता है कभी कभी, और कहीं पर भी ये क्लाउड्स नज़दीक आते हैं जो अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं, तो बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस एक छोटे रीजन में हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो बीच की एयर है उनके बीच की एयर कंडक्टिंग हो जाती है। तो ये चीज़, ये मोटिवेशन उसको लेके काम हो रहा था कि आखिर गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे। तो वहीं से एक्सपेरिमेंट होते होते आए। आप भी ऐसे जानते हैं कि अगर बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो दो कंडक्टर्स जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, उनके बीच इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होने लगता है बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के, बिना फिजिकल कांटेक्ट के। तो इससे
क्या हुआ कि थोड़ा दूर दूर कर दें तो ये कंडक्शन नहीं होता है, और फिर पास ला दें और हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करें तो कंडक्शन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और हाई कर दें और थोड़ा दूर कर दें तो भी कंडक्शन हो सकता है या हो जाता है। एयर उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में या कंडक्टर्स के बीच में क्या होती है, कंडक्टिंग हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। तो ऐसा चीज़ क्यों होता है, तो उसी को लेकर के ये स्टार्ट हुआ, इसी को लेके शुरुआत हुई डिस्चार्ज ट्यूब की। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जहाँ पर कराया जाता है या जहाँ पर चार्जेस फ्लो कराए जाते हैं गैस में से, वो कंडीशंस डेवलप की गई। तो इससे पहले जो सबसे पहले जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो थे विलियम क्रुक्स। ओके, इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब का, और क्या किया, इनके जो सिंपल अरेंजमेंट में क्या था कि मतलब लो प्रेशर पर उन्होंने क्या रखा, लो प्रेशर पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट पास करके दिखाया। सो उनका जो डिस्चार्ज ट्यूब था उनमें क्या था, अरेंजमेंट क्या था, 2 इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड आप कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोड ओके, और इवैक्यूएट कर इसको बहुत लो प्रेशर जब किया गया तब ऐसा पॉसिबल हुआ। और हाई वोल्टेज, ओके, सो हाई टेंशन बैटरी यहां पर लगाया गया। तो ये कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया गैस में से। तो बहुत लो प्रेशर करने पर कितना हुआ, लो प्रेशर 10⁻³ to 10⁻³ mm ऑफ मरकरी। ओके, 10⁻³ mm ऑफ मरकरी। इतना लो प्रेशर करने पर ये पाया गया कि यहाँ पर क्या होते हैं, चार्जेस फ्लो करने लगते हैं, यहाँ करंट चलने लगती है, इस सर्किट में करंट होने लगती है ऐसा। तो बस इतना ही नहीं पाया गया, आखिर ये लो प्रेशर करने पर क्यों हो रहा है, चार्ज क्यों फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से बात की शुरुआत हुई। तो पहले ये नहीं पता था या यहाँ तक बात नहीं पहुँची थी कि चार्ज क्या होता है, पार्टिकल पर होता है, यानी कोई पार्टिकल स्पेसिफिक होता है जो चार्ज को कैरी करता है। ओके, इसको बहुत एब्स्ट्रैक्ट टाइप का प्रॉपर्टी मानते थे चार्ज को, लेकिन ऐसा हुआ। तो क्रुक्स महोदय ने क्या किया, ये 1870 में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कौन सा, डिस्चार्ज ट्यूब का। अब यहाँ पर डिस्चार्ज का मतलब भाई चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर, ऐसा करके उन्होंने दिखाया कि चार्जेस को यहाँ से यहाँ पहुँचा करके, मीन्स नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास पहुँचा करके डिस्चार्ज करके दिखा दिया। तो उसमें और भी ऑब्जर्वेशन थे। अगर यहाँ प्रेशर क्या है, अगर 10⁻² है, जिसको आप कहते हैं कि 0.01 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, इतना प्रेशर है, तो क्या पाया गया, यहाँ जो थोड़ी मोड़ी गैस थी उसमें थोड़ा ग्लो होने लगा, और उसमें पाए क्या गए कि थोड़े से ये रीजन्स ब्राइट और फिर थोड़े से डार्क, फिर ये ब्राइट रीजन, फिर थोड़े से डार्क, और फिर ब्राइट रीजन, और फिर थोड़े से डार्क, ऐसे इस तरह के ग्लोइंग रीजन बन रहे थे, ऐसा पाया गया, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो रही थी। इसके बाद क्या पाया गया कि अगर प्रेशर और लो कर दें, अगर पहले से, ये तो इतना प्रेशर है तब की बात है, अगर प्रेशर और लो कर दिया जाए, यही 10⁻³ mm ऑफ मरकरी, ठीक है, तो ये अगर प्रेशर और कम कर देने से क्या हुआ कि ये ग्लो तो खत्म हो गया, ये ग्लो तो नहीं देखा गया, लेकिन क्या हुआ, सामने
कि ग्लास पर, यहाँ पर इस ग्लास ट्यूब पर थोड़ा सा यहाँ ग्लो प्रोड्यूस हो गया। ये इसके ग्लो के कलर्स कुछ भी होते, अलग अलग भी हो सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ग्लास। तो किस ग्लास का ये ट्यूब बना है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि यहाँ ग्लो कैसा, किस कलर का प्रोड्यूस होगा। और ये ग्लो कहाँ से, किस कलर का था, किसके जैसे सोडा ग्लास के लिए क्या हुआ था, जो सोडा ग्लास है ना, सोडियम कार्बोनेट वगैरह जिसमें डाला जाता है जिस ग्लास में, तो सोडा ग्लास, इसमें इसके लिए क्या था, येलो ग्रीन कलर की लाइट वहाँ प्रोड्यूस है ना, येलो ग्रीन लाइट। ट्यूब अगर सोडा ग्लास का बना हुआ है तो ऐसा पाया गया। अब बहुत सारी एनालिसिस शुरू हुई कि आखिर ये है क्या, क्यों यहाँ पर ग्लो हो गया, ये पॉसिबल कॉजेस को क्या मानते थे, ठीक है ना। जो पॉसिबल कॉजेस तो क्या मानते थे कि ये फ्लोरेसेंस का इफेक्ट है। फ्लोरेसेंस का इफेक्ट ये होता है कि अगर कहीं लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है और वो सरफेस ग्लो करने लगता है, तो रेडिएशन पड़े, वो कुछ भी हो सकता है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़े और उसमें से विजिबल लाइट प्रोड्यूस होने लगे, या एक किसी और कलर की लाइट पड़े और जो लाइट इमिट हो रही है वो दूसरे कलर की फिर प्रोड्यूस होने लगे। और जब तक लाइट पड़ती है तब तक क्या होता है, उस सरफेस से लाइट निकलती रहती है। आज के बहुत फ्लोरेसेंट पेंट भी आते हैं आजकल, देखे होंगे कि थोड़ा लाइट पड़ती है तो लगता है कि खुद ही वो चमक रहा है, और लाइट पड़ेगी किसी और कलर की, और या वाइट लाइट पड़ेगी और जो चमक रहा है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लो साइन बोर्ड आजकल होते हैं ना, नाम और किसी डिस्टेंस लिखने के लिए सिटीज़ का रोड साइड में आपको मिल जाएंगे बहुत बड़े ग्लो साइन बोर्ड्स। तो उन पर भी क्या होता है, फ्लोरेसेंट पेंटिंग होती है, या फ्लोरेसेंट टेप होते हैं जिनसे वो लिखा गया होता है। तो वही है, तो वहाँ पर वो फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये पॉसिबल कॉजेस क्या हैं, इसको बोलते हैं ये फ्लोरेसेंस, ओके, ड्यू टू रेडिएशन। बिना रेडिएशन के नहीं हो सकता ऐसा ये था मत, ड्यू टू रेडिएशन फॉलिंग ऑन द ग्लास ट्यूब, दिस वॉल, इस वॉल पर है ना, ग्लास ट्यूब की इस वॉल पर रेडिएशन पड़ने से ऐसा ग्लो होता है। ऐसा बिना रेडिएशन के नहीं हो सकता। लोगों का ऐसा मानना था कि बिना किसी रेडिएशन के यहाँ पड़े ये ग्लो नहीं आ सकता, तो लाइट ऐसी नहीं प्रोड्यूस हो सकती। ओके, रेडिएशन मे बी दिस इज अननोन, तब तक तो अननोन ही था, कौन सा रेडिएशन यहाँ जा रहा है, ये अभी अननोन था। रेडिएशन फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बाद में इसका और टेस्टिंग हुई और एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे आगे बढ़े। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके ये देखा गया कि इसमें कोई कुछ डेविएशन तो नहीं होता है। बिल्कुल पाया गया ये डेविएशन कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर दें, कोई रेडिएशन है जो दिख तो नहीं रही थी, लेकिन अगर फ्लोरोसेंट मीडियम कुछ यहाँ पर हो और उससे ये रेडिएशन पास होती थी तो वहाँ भी ग्लो हो रहा था, और येलो ग्रीन यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस हो रही थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया यहाँ पर, ठीक है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या हुआ, ये पाया गया कि ये रेज जो सामने की वॉल पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, ये रेडिएशन, वो किधर हो गई, पॉजिटिव की ओर थोड़ी बेंड हो गई। मीन्स ये चीज़ ऐसे फिर हो गई है ना, यहाँ पर ये ग्लो यहाँ आने लगा। तो मानने लगे लोग कि जो भी रेडिएशन यहाँ आ रही हैं वो क्या हो रहा है, वो रेडिएशन यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो पहले ये सामने की वॉल पर ग्लो हो रहा था, अब ये ग्लो कहाँ चला गया, यहाँ पर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इरेडिएशन अगर बेंड हो रही हैं, पहले तो समझते थे कि ये अल्ट्रावायलेट रेज है, लेकिन
ये जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती हैं या विजिबल रेज हैं, ये तो न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पर जो भी रेडिएशन आ रही हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। अब रेडिएशन कोई नेगेटिवली चार्ज हो ऐसा अभी तक नहीं पाया गया था। तो आखिर अब इसकी टेस्टिंग क्या हुई फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी, कि मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो सकता है, ये देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वहाँ भी डेविएशन पाया गया, थोड़ा डिफ्लेक्शन पाया गया, और ये डिफ्लेक्शन भी ये प्रूफ करता था कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि मूविंग चार्जेस अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं तो वो भी डेविएट होते हैं, इवन वो सर्कुलर पाथ पर मोड़ने की, सर्कुलर पाथ पर चलने की कोशिश करते हैं, और या हेलिकल पाथ पर चलने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया तो उसमें भी पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में भी डेविएट होते हैं। तो ये 1879 क्रुक्स ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, दैट कि radiations okay were negatively charged. Radiations from what, from this electrode, from cathode were negatively charged. ये था। सो है ना, तो ये नेगेटिवली चार्ज रेस थी, ये इसको प्रूव किया। इसलिए इनको क्या कहा गया, कैथोड रेस कहा गया। कैथोड रेस का नाम दिया गया कैथोड रेस। एक बाद में इसमें और एक्सपेरिमेंट किया गया, पाया गया कि ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो नॉर्मली कई इनके कैरेक्टर्स देखे गए। तो जो प्रॉपर्टीज हैं कैथोड रेस की, ये क्या पाई गई प्रॉपर्टीज, तो पहला तो ये पाया गया कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि यहां से कहीं निकल रही होंगी कैथोड रेस और सामने जा रही हैं उधर, ठीक है, ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये पाया गया। दूसरा चीज, डेविएट in presence of electric and magnetic fields. ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डेविएट हो जाते हैं और क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड शोइंग नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिवली चार्ज कैरेक्टर, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, नेगेटिवली चार्ज्ड कैरेक्टर। तीसरी चीज क्या, ये मैकेनिकल प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं। इनका स्ट्रेट लाइन में चलना कैसे दिखाया, प्रूव किया गया था कि यहाँ पर ये रेस के सामने क्या किया गया था, कोई इस तरह का कोई ऑब्स्टेकल रख दिया गया, ठीक है ना, इस तरह का ऑब्स्टेकल ऐसे रख दिया गया यहाँ पर, तो पाया गया कि यहाँ पर इसकी शैडो बन जाती है। करें ट्रेवल लॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शैडो, ठीक है, अगर कोई ऑब्स्टेकल यहाँ रख दिया जाता है तो उसका शैडो यहाँ बन जाता है, नहीं वहाँ पर ग्लो नहीं आता, यहाँ पर ग्लो जहाँ पर ये ऑब्स्टेकल है उसका ग्लो वहाँ पर नहीं आता। तो ये भी इसको एक्सपेरिमेंटली करके देख लिया गया था। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर ये भी है। तब तक यही था कि रेडिएशन मैकेनिकल प्रेशर तो नहीं एक्सर्ट करती, तो कहीं ना कहीं ये किसी
इन रेडिएशन में कोई मास पार्टिकल तो नहीं है क्या? तो बाद में वो चीज़ आया कि प्रेजेंस ऑफ दिस शोज प्रेजेंस ऑफ मास पार्टिकल्स। ओके, सो दिस शोड ओके presence of mass particles in radiation। अगर यहाँ पर क्या है, अगर कोई इस तरह का पैडल व्हील है ना जो घूम सकता है, ऐसे है ना जिसमें पैडल्स बने होते हैं ऐसे, तो इस तरह का पैडल व्हील को उसने क्या किया, ये रेडिएशन ऐसे घुमा दी, तो इससे मालूम होता है कि ये स्ट्राइक करती हैं इस पर पैडल व्हील पर, तो क्या होता है ये टर्न कर देती हैं उसको। डेफिनेटली क्या करेंगे, दे रोटेट एक्सपेरिमेंटली इट वाज सीन दिस पैडल व्हील वाज मेड ऑफ माइका। सो माइका व्हील को उसने क्या किया, ये टर्न कर दिया। इनका कंक्लूजन इस तरह निकाला गया कि ये जो रेडिएशंस हैं किससे कम मिली हुई है, जो रेडिएशंस हैं वो किससे बनी हुई हैं, इन पार्टिकल से बनी हुई हैं। तो एक तो ये नेगेटिवली चार्ज नेचर की हैं और पार्टिकल से बनी हुई है। तब तक पार्टिकल चार्ज होता है ऐसा, तब तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब पार्टिकल या सब्सटेंस चार्ज तो होता है ऐसा मालूम था, है ना, लेकिन इसके पीछे स्पेसिफिक पार्टिकल होता है चार्जिंग के पीछे, ये नहीं मालूम था। अदरवाइज मटेरियल तो चार्ज होता ही था। दे रोटेटेड ओके पैडल लाइट पैडल व्हील, एक हल्के पैडल व्हील को ये घुमा दिया इन्होंने, तो इससे मालूम हुआ कि हाँ ये किससे बने हुए हैं, ये किसी न किसी पार्टिकल से बने हुए हैं, मास पार्टिकल हैं तभी ये हैं। और सारे साइंटिस्ट इसमें जरूर आए, तो बहुत सारा काम इसमें क्रूक्स का, उसके बाद जे थॉम्सन का और रॉन्जन जिन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था उनका भी था। क्योंकि इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को जन्म दिया। तो ये रॉन्जन ने एक्सरे को खोजा था और जे थॉम्सन ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और एनालिसिस किया इन कैथोड रेस की। तो ये पाया कि ये पार्टिकल्स हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। बाद में इसी को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा और इनकी कैरेक्टर को स्टडी किया बहुत सारा, और इनमें ये भी पाया कि ये जो कैथोड रेज हैं ये क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म, इन पर भी इनमें आयनाइज करने की एबिलिटी होती है। किसी गैस से पास होती है तो आयनाइज कर देती हैं, ठीक है। कैन आयनाइज गैसेस, कैन आयनाइज गैसेस। पेनिट्रेशन भी होता है, पेनिट्रेटिंग भी हैं, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं लेकिन भी पेनिट्रेटिंग हैं। नेगेटिव चार्ज इसकी रेज आती कहाँ से है, तो बहुत सारा इसमें पहले शुरुआत में तो नहीं समझ में आया कि लोग कह रहे थे कि एटम्स हैं वही जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले यही मालूम था कि एटम्स क्या हैं, न्यूट्रल हैं। फिर बाद में ऐसा हुआ कि नहीं एटम्स ही हैं और ये निकल के यहाँ से जा रहे हैं। तो भाई कि कहाँ से निकल रहे हैं एटम्स, अगर इस प्लेट से निकल रहे हैं तो प्लेट को क्या होना चाहिए था, हल्का हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जहाँ पर ये जा रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये चार्जेस, ये पार्टिकल्स, वहाँ उसको हेवी हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं पाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें आगे आई यहाँ पर। तो आगे जो एनालिसिस की गई इसमें हर्ट्ज ने भी बीच में, हेनरिक हर्ट्ज, इन्होंने भी काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर। और जो मैक्सवेल के थियरीज डेवलप होने के बाद और तेज़ी से इस पर काम हुआ। हेनरिक हर्ट्ज ने और जे थॉम्सन ने काफ़ी इस पर स्टडी किया, और हेनरिक हर्ट्ज ने तो एक तरह रेडिएशन मेटल सरफेस पर डाल करके वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट करा के भी दिखाया। बाद में इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कहा गया। जे थॉम्सन ने काफ़ी
इनके पार्टिकल्स के कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया उन्होंने। ये बाद में इन्होंने अनाउंस किया कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये एटम्स नहीं हैं। नहीं कहा कि ये एटम्स नहीं है, और ये बहुत ही हल्के पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक तो यही कहा कि यहाँ पर जो कुछ गैस बचे, ये गैस मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, उनसे निकल रहे हैं, या यहाँ से इस प्लेट से निकल रहे हैं, नेगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, या यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैस से, उससे निकल रहे हैं, और यही जा रहे हैं इसकी ओर। तो इनका जो बेंडिंग है और इनका जो पाथ है, ट्रेजेक्टरी देख करके इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने स्टडी किया, और बहुत सारे जो पहले से जो लॉज अवेलेबल थे उनकी बेस पर इसकी एनालिसिस किया। इन पार्टिकल्स के लिए उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज टू मास रेशियो भी फाइंड आउट किया, और ये पाया कि कहीं से भी इस तरह के पार्टिकल निकल रहे हैं, वहाँ पर चार्ज टू मास रेशियो हर जगह एक ही पाया गया इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो जे थॉमसन, जिनको क्रेडिट जाती है कि इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज की। शुरुआत तो उन्होंने पहले से कर दिया था, क्रुक्स ने और विल्सन ने भी काफ़ी काम किया है, कई पार्टिकल्स खोजा है। उन्होंने एक क्लाउड चैम्बर बनाया था, डिजाइन किया था विल्सन ने, और उससे पार्टिकल्स की ट्रेजेक्टरी को देखा जा सकता था, फोटोग्राफ किया जा सकता था। तो उन्होंने भी ऐसा किया था। तो इन्होंने जो रेशियो फाइंड आउट किया, चार्ज टू मास रेशियो का बात आता है ना, चार्ज टू मास रेशियो पार्टिकल के लिए, ओके, मास रेशियो, ओके, फॉर पार्टिकल्स, फॉर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स इन कैथोड रे, फॉर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज। अगर चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड में ये जब एंटर करता है तो क्या होता है, वहां पर ये सर्कुलर पाथ पर चलता है। ओके, मीन्स अ चार्ज पार्टिकल यू कैन से पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, ओके, सर्कुलर पाथ इन an external magnetic field, okay, external magnetic field। अगर उसको फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए, तो अगर फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए पार्टिकल्स को, तो वो सर्कुलर पाथ पर घूमने लगते हैं। तो उस पाथ का रेडियस क्या होता है, R इक्वल्स mv/qb, क्योंकि ये आप वहीं से जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप लिखते हैं चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स qv/b, या आप क्या लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, qvb, अगर ये परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है फील्ड के। तो इसी से यही फोर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए लिखते हैं mv²/r इक्वल्स qvb, और आप इसी से r इक्वल्स mv/qb ये पाते हैं। अब जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज, उसमें कहा गया कि हाँ ये q/m, ठीक है। तो q अगर चार्ज है, मास है ना, अलग अलग दोनों तो नहीं पाया जा सका, लेकिन ये रेशियो पाया गया। जे थॉमसन ने ये रेशियो पता किया। तो q/m क्या हो जाएगा, v/rb। तो b बाहर से जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया गया था वो b है, और r देख रहे हैं रेडियस, तो ऐसे ही ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि इस पाथ का ये रेडियस रहा। और v क्या है, v जो उसकी इनके इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहे, उनकी स्पीड है इन चार्ज पार्टिकल्स की।
ये स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते थे ये, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी को अगर कैलकुलेट कर लिया जाए। एक रिलेशन आप और पढ़े होंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर, एक पॉइंट आया था जब आप चैप्टर पढ़ते हैं कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वहाँ पर किसी वेलोसिटी के पार्टिकल को अनडेविएटेड क्रॉस्ड फील्ड से जाने की कंडीशन है, स्ट्रेट ट्रेवल करने की जो कंडीशन थी, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट हो जाएं, कुछ ऐसा था, है ना। तो वो वाली कंडीशन क्या है कि किसी पर्टिकुलर स्पीड वाले चार्ज पार्टिकल को, पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के चार्ज पार्टिकल को क्रॉस्ड फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर उसको पास कराया जाए तो बिना डेविएट हुए, दोनों फील्ड का फोर्स है लेकिन उसको ऐसा अरेंज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल और अपोजिट हों, तो बिना डेविएशन के उसको चले जाने की या स्ट्रेट चले जाने की कंडीशन क्या है, वो तभी होती है। एक तो कंडीशन, वो फोर्स तब क्या होता है, वो क्यू वी बी इक्वल्स क्यू इंटू ई, यही होता है। तो यहां इस चीज से दोनों फील्ड, क्रॉस्ड फील्ड लगा दें, इनके पाथ में क्रॉस्ड फील्ड लगा दें और स्ट्रेट कौन से फील्ड के कॉम्बिनेशन पर जबकि फोर्स लग रहे हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, उसके बाद भी ये सीधे चला जा रहा है, कौन सी वेलोसिटी होगी और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की तब वैल्यूज क्या होंगी, ये कंडीशन थी। तो उसमें आपको क्या मिला था, यही था ना कि v इक्वल्स ई बाई बी। तो अब ये एक रिलेशन, सेकंड रिलेशन है। तो यहां से q बाई एम आप क्या लिख सकते हैं, E अपॉन आर बी स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, R रेडियस ऑफ पाथ, ये ऑब्जर्वेबल है, इसको देख सकते हैं। और Q बाई एम, ये क्या हुआ, चार्ज टू मास रेशियो। ये चार्ज टू मास रेशियो ये तो पाया जा सका, लेकिन अलग अलग चार्ज और मास नहीं जे थॉमसन पता कर पाए। तो फिर भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि पार्टिकल तो है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और ये इसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो। अब इसके बाद जो बात आई कि ये क्या है, ये पार्टिकल आखिर हैं क्या। पहले अभी यही तो मालूम था कि हाँ, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का या सब्सटेंस का, तो ये, और वो एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ये कहाँ से आए, कौन से पार्टिकल हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं, और जो एनालिसिस शो कर रही है इनका मास बहुत छोटा है। बाद में जो पॉजिटिव रेज डिटेक्ट की गई है ना, गोल्डस्टीन ने 1886 में वो भी उनको ऑब्जर्व किया और उनका चार्ज टू मास रेशियो पाया प्रोटॉन्स वगैरह के लिए, तो बहुत क्या हुआ, वो बहुत कम था। इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उनके चार्ज टू मास रेशियो की कंपेरिजन में बहुत कम था। तो कुछ वो भी हेल्पफुल बना इधर, लेकिन यही पाया गया कि आखिर ये है क्या। तो एटम्स न्यूट्रल हैं, पूरा सब्सटेंस, एक बल्क अमाउंट में सब्सटेंस क्या करता है, इसको प्रूव करता है कि एटम क्या है, आपस में ओवरऑल न्यूट्रल ही है। लेकिन ये नेगेटिव पार्टिकल कहाँ है, कहीं न कहीं एटम से आ रहा है। अगर ये एटम होता, ये नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं अगर एटम होते, मान लेते हैं कि एटम अगर चार्ज पार्टिकल होता, अगर एटम होते, तो ये एटम अंदर तो चल नहीं सकता, ये प्लेट से निकल रहा होगा और प्लेट से निकल कर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है। तो प्लेट को फिर क्या हो जाना चाहिए था, धीरे धीरे डिके हो जाना चाहिए, ये हल्का हो जाना चाहिए था, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है उसको हेवी हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। बहुत दिनों तक इसको यूज़ करने के बाद भी ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके मास में कोई डिफरेंस नहीं आया।
तो ये पाएगा कि ये चल तो रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, चल रहे हैं और इधर भी जा रहे हैं, यहाँ भी पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहीं से आ रहे हैं और कहीं चले जा रहे हैं, गायब हो जा रहा है। गायब क्या हो जा रहा है, मतलब कहीं चल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रोड में भी जा रहे हैं। तो बाद में इनका चार्ज टू मास रेशियो जब स्टडी किया गया और पाया गया कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये ज़रूर अंदर से ही आ रहे हैं। इसका मतलब एटम क्या है, डिविजिबल है, एटम के अंदर ही ये हैं। तो जे थॉमसन ने अल्टीमेटली ये कहा कि एटम्स क्या हैं, एटम्स आर डिविजिबल। ओके, और वन कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इज दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, सो वन class particles are what, these negatively charged particles. Okay, negatively charged particles. ठीक है, अब भी बहुत सारे एनालिसिस मौजूद थी जिसमें यही पाया गया कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो एटम के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल है और एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो एटम में ज़रूर क्या होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे या पॉजिटिव पार्ट होगा, या ये एटम अपने आप में एटम पॉजिटिव होगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी उसमें होंगे। और इन पार्टिकल्स के बारे में पाया गया ये बहुत हल्के हैं, और जो चार्ज टू मास रेशियो पाया गया वो ये कितना है, ये 1.76, ये जो वैल्यू आई ना 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ये पार्टिकल जहाँ से भी पाया गया, जहाँ से भी किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया, यानी ये कैथोड किसी मटेरियल का यूज़ किया गया, ये जो रेशियो क्या हुआ, एक ही हर जगह मिला, ये यूनिवर्सल रेशियो मिला, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, सो कैथोड है, ये एनोड है, और ये जो Q/m क्या आया, दिस केम यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ इन मटेरियल ऑफ कैथोड, किसी भी का था। इवन हेनरिक हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने मेटल पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाल करके देखा था, वहाँ से भी ऐसे ही पार्टिकल पाए गए निकलते हुए। उनके लिए भी चार्ज टू मास रेशियो मीन्स स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया गया, तो वही चीज़ मिली जो यहाँ पर दिख रही है। मीन्स चार्ज टू मास रेशियो यही पाया गया 1.76 × 10⁻11 इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए। तो इसलिए इसको कहा गया कि नहीं, हाँ ये एटम का एक एसेंस फंडामेंटल पार्ट है, या ये पार्टिकल छोटा पार्टिकल है और ये एटम से ही निकला है, एटम के अंदर होता है। और इस पार्टिकल की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इवन कितनी स्पीड हो सकती है, 0.1 to 0.2 times the speed of light, the speed of light। ओके, ऐसा ये भी एक प्रॉपर्टी कि इन पार्टिकल्स की स्पीड तो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है, इसकी स्पीड इन पार्टिकल्स की। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जो एटम से निकल रहा है, नेगेटिवली चार्ज है, बहुत फास्ट चल सकता है, उसके लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या है, फिक्स्ड है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो यही पार्टिकल बाद में इसका नाम इलेक्ट्रॉन कहा गया। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गैसेस में लो प्रेशर पर इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर भी चल सकते हैं, ऐसा पाया गया। और यही कहा गया कि एक्चुअली चार्ज जो है, किसी जगह चार्ज का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन ही वो चार्ज कैरी करता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो उसी को बोलते हैं कि कोई बॉडी चार्ज हो रही है।
तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से चार्जिंग होती है, ये तक उन्होंने बता दिया। और ये इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि मटेरियल के अंदर, ये कंडक्टिंग वायर है ना, सॉलिड्स के अंदर भी ये मूव कर सकते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। उससे पहले जो कन्वेंशनल करंट को लिया जाता था, ये कन्वेंशनल करंट किसर होती हैं, तो जो फ्लो का पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है और करंट के फ्लो होने का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के अपोजिट, यानी उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। हाँ, जो इसमें गैस है ना, उस गैस में ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं कॉस्मिक रेज की वजह से। जो कॉस्मिक रेज हैं, स्पेस में बहुत सारी रेज हैं, हाई एनर्जी रेज हैं, और उनकी वजह से ये यहाँ पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आयनाइज होते रहते हैं। और वहाँ से ये मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली, अब तो प्रूव ही हो चुका है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, पार्ट हैं इन मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के, तो वहाँ से वो निकल रहे हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, वो भी कैथोड रे के फॉर्म में चल रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जिनका नाम आप ले रहे हैं कि नहीं, अभी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर की ओर मूव करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। और ये जे थॉमसन ने 1897 में इसके नाम को अनाउंस किया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन है। और इससे पहले एक्सरेज की खोज हो चुकी। कैथोड रे का यूज़ करके एक्सरेज को प्रोड्यूस किया ये रॉन्जन ने, है ना, रॉन्जन साइंटिस्ट थे वो भी, उन्होंने एक्सरेज को प्रोड्यूस किया इसकी हेल्प से, है ना, कैथोड रे का यूज़ करके। तो वो चीज़ है, कैथोड रे की प्रॉपर्टी का यूज़ किया उन्होंने। हैवी मेटल के एटम को कैथोड रे से कोलिजन करवाया और उससे क्या हुआ, ये रेडिएशंस निकले, एक्सरेज पाए गए, इमिट हुए। तो वो एक अलग डिस्कशन है जो हम उसको लेके चलेंगे। बाद में जो क्या हुआ कि ये अभी तक तो यही था कि चार्ज टू मास रेशियो ही मालूम था, अलग से चार्ज और अलग से मास नहीं मालूम था। तो इसको फिर मिल्टन बाद में इसको 1913 में आकर के मिल्टन ने इसको प्रूव किया, उसके चार्ज को अलग से कैलकुलेट किया, मालूम कर लिया। और फिर तो जब चार्ज मालूम हो गया तो फिर क्या हो गया, मास भी कैलकुलेट किया जा सका, ऐसा हुआ। और इस काम के लिए, इलेक्ट्रॉन की खोजने के लिए, है ना, इन महोदय को, जे थॉमसन को, ओके, 1906 में इनको, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला इस काम के लिए। बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने इस्टेब्लिश किया। एटम्स के डिविजिबिलिटी को, है ना, एटम की डिविजिबिलिटी को उन्होंने, इनडिविजिबिलिटी जो प्रेडिक्ट की गई थी उसको चैलेंज किया और करके दिखाया कि नहीं ये डिविजिबल हैं। और इसी पर बेस्ड उन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया था। और ये वाटरमेलन मॉडल के बाद फिर मैंने कहा कि जब एटम है वहाँ से नेगेटिव निकल रहा है तो एटम के अंदर पॉजिटिव जरूर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल थॉमसन ने क्या कहा कि ये पूरा एटम क्या है, पॉजिटिव बॉडी की तरह है, उसके अंदर हर जगह जगह क्या हुए, स्कैटर्ड हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं जगह जगह। तो वैसा को प्रपोज किया ये मॉडल, हालांकि बाद में उसको रिजेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और पॉजिटिव रेस, इसी पर हम बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव रेस कहाँ से ये नाम आया। तो पॉजिटिव रेस देखिए, इन्हीं में से गोल्डस्टीन ने हालांकि पॉजिटिव रेस के बारे में ज़्यादा काम किया था, उन्होंने काफ़ी काम किया। तो पॉजिटिव रेस कहाँ से आ गई, तो यही कुछ प्रेशर, अगर इतना प्रेशर अगर ना लो किया जाए, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स ट्यूब के अंदर रहें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम इसको अलग कर लेते हैं। पॉजिटिव रेस का नाम जो आया यहाँ पर,
ये नेगेटिव इस बार यहाँ पर इसको पोरस इलेक्ट्रोड ले लें, होल इसमें हो, है ना, इसमें ये होल्स हैं, ठीक है। सो दीज आर पोरस, दिस इज पोरस इलेक्ट्रोड, ओके। और ये कौन सा है, कैथोड है, यहाँ पर ये कैथोड है, ये वाला। इसको आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और ये एक प्लेट पॉजिटिव सोर्स के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, हाई टेंशन बैटरी। और ये भी है कि ये वोल्ट, ने पिछले वाले कैथोड रे के बारे में जब बात किया तो लिखा नहीं कि कितना वोल्ट होता है, तो ये चीज़ डेफिनेटली 10,000 वोल्ट के आसपास होती है, तब ये आपको कैथोड रेज देखने को मिलती हैं। उनके कंडक्शन को, कैथोड रे के प्रोडक्शन को देखा जा सकता है या उनके कैरेक्टर्स को देखा जा सकता है। हाई वोल्ट होगा तभी ऐसा हो पाता है। तो यहाँ पर पाया गया क्या कि अब ये कैथोड नेगेटिव से अगर इलेक्ट्रॉन फिर निकल रहे होंगे, वो तो यही बात हुआ था कि कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अगर ये प्रेशर क्या है, लगभग 0.01 mm मरकरी है, इसके कॉलम के प्रेशर के इक्वल है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें कुछ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स कॉस्मिक रेज से क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। और ये गैस मॉलिक्यूल्स कॉस्मिक रेज की वजह से क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनको ऑब्जॉर्ब करके। और ये मॉलिक्यूल्स किधर जाते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लेट से अवे जाते हैं, ये निगेटिव इनको अट्रैक्ट करता है और अवे जाते हैं, और काफ़ी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो कहाँ पहुँच जाते हैं, ये इधर भी पहुँच जाते हैं। तो ये रीजन यहाँ भी एक फ्लोरोसेंट ग्लो है ना, तो यहाँ भी फ्लोरोसेंस होता है, ठीक है ना, फ्लोरोसेंस। ठीक है, यहाँ भी ग्लो एक आता है, ठीक, मीन्स ये ग्लो। तो यहाँ भी कहा गया भाई कोई रेडिएशन तो आते हैं तभी ग्लो होता है। तो इन रेज को, इनको कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। इन पॉजिटिव रेज को, ये आयंस की रेज है। इसी से प्रोटॉन की खोज हुई थी, ये प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था ये आयनाइज्ड हाइड्रोजन की हेल्प से। तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो बचा वो उसको प्रोटॉन ही कहा गया, क्योंकि सबसे छोटा पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ही पाया गया, और बाकी जो अदर एटम्स थे उनके आयंस बने, उनका मास क्या था, इस आयन के मास का, हाइड्रोजन आयन के मास का इंटीग्रल मल्टीपल पाया गया। तो इसीलिए कह रहे थे कि ये सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है, या सबसे छोटा पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज ये पाया गया कि जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जाकर के यहाँ जब कोलिजन करिए तो यहाँ पर भी ग्लो आ रहा था, ये भी रेडिएशन थे, इनको कहा गया कि ये पॉजिटिव रेस है, पॉजिटिव रेस, या इनको कैनाल रेस कहा गया। ये तो इनके भी कैरेक्टर वैसे ही थे जैसे कैथोड रे के थे, बस इनका यही था कि इनका जो ट्रेवलिंग है ये कहाँ से, ये पॉजिटिव से अवे की ओर था, कैथोड रेज का नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर था। तो थोड़ा ये चार्ज अलग होने से इनका कैरेक्टर नेगेटिव उससे अपोजिट था। ये भी कैनाल रेज भी, ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होती हैं। इनका भी वही चार्ज टू मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज, ये भी यहाँ भी पॉइंट आउट किया गया था। और इवन जो प्रोटॉन की खोज हुई यहाँ पर, वो इसकी हेल्प से हुई थी। तो ये तो जनरली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हालांकि बाद में जो रदरफोर्ड का मॉडल आया उसमें प्रोटॉन के बारे में बात की गई, यहाँ पर प्रोटॉन का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में इसको रिलेट किया गया कि हाँ नहीं, ये जो पार्टिकल्स थे, जो आयंस थे, एक्चुअली क्या थे,
वो प्रोटॉन से बने हुए थे। तो एक तरह से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, ये रिलेटेड है इससे। तो रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये इसको हम आप कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर था। तो ये चार्ज टू मास रेशियो से और क्या मालूम हुआ, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है ना, चार्ज टू मास रेशियो हेल्प्ड टू नो अबाउट आइसोटोप्स। बाद में आइसोटोप्स के बारे में बात हुई। तो ये चीज़ें, ये तो बाद की स्टडी थी, फिर उसको पीछे जा करके उसको कोरिलेट किया गया तुरंत। हालांकि उनका नाम ये आइसोटोप और प्रोटॉन उस समय पॉजिटिव रेज जब स्टार्टिंग में गोल्डस्टीन ने खोजा था, तो उस समय इनका नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव रेज हैं, इनको कहा गया कि ये गोल्डस्टीन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। किसमें? 1886 में। तो ये उस समय की बात है। तो यही है ओवरऑल डिस्चार्ज ट्यूब से मिलने वाली चीज़ें, या उससे शुरू हुआ एक हिस्टोरिकल स्टडी का जो सफ़र है, वो इलेक्ट्रॉन की खोज और उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज से लेते हुए अब हम लोग जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं और भी छोटे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वहाँ तक बहुत कुछ हो चुका है। तो इस सीक्वेंस में आगे हम थोड़ा सा एक देखेंगे एक अलग वीडियो में कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो मिलिकन ने, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, छोटे से एक अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए, पूरा देखा करिए और बिल्कुल साथ बने रहिए, अपने सजेशन दिया करिए। थैंक यू वेरी मच साथ बने रहने के लिए। ऑल द बेस्ट।